हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने एक सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र। अगर आप एलएलबी थर्ड सेमेस्टर में हो आप अपने और आपके सिलेबस में विधि शास्त्र है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम लोग जितने भी इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक मॉडल आंसर आपको दिखेगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधि शास्त्र की परिभाषा दीजिए। ये आपको 6 नंबर क्वेश्चंस जो होते हैं या फिर 100 वर्ड्स में भी आ सकता है ऐसे लिखने के लिए विधि शास्त्र क्या है उसकी परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि विधि शास्त्र है क्या। तो जो विधि शास्त्र है या जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है इसको ये किन शब्दों से मिलके बना है पहले ये हमको बताना पड़ेगा। तो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो लैटिन टर्म से मिलके बना है जिसका पहला जो शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो वो पहला शब्द है जूरिस और दूसरा शब्द क्या है इसमें प्रूडेंशिया। जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज, मतलब लॉ की नॉलेज। तो हम लोग कह सकते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है लॉ की नॉलेज। ठीक है, विधि का ज्ञान, विधि शास्त्र मतलब विधि का ज्ञान। अब आगे, अब इसको पढ़ना क्यों जरूरी है पहले ये जान लो। कह रहा है कि इस प्रकार शाब्दिक अर्थ के अनुसार विधि का ज्ञान इसको कहते हैं हम लोग नॉलेज ऑफ लॉ ही कहा जाना चाहिए। परंतु वास्तव में विधि का ज्ञान मात्र न होकर, सिर्फ ये विधि का ज्ञान नहीं है बल्कि न होकर विधि क्रमबद्ध ज्ञान है। विधि का क्रम कैसा होना चाहिए, एक सीक्वेंशियल मैटर में। आप जानते हैं ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं पढ़ने को, लेकिन अगर उसको सीक्वेंस में कर दिया जाए, उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दिया जाए, उसको तरीके से अगर पढ़ना बता दिया जाए तो क्या हो जाती है, चीजें आसान हो जाती हैं और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंडेबल सारी चीजें हो जाती हैं। तो यही कह रहा है कि ये विधि का ज्ञान ही नहीं है बल्कि ये एक क्रमबद्ध ज्ञान है, सिस्टमैटिक क्या है, स्टडी है। इसीलिए जो सालमंड है विधि शास्त्री ज्यूरिस्ट, उन्होंने विधि का ज्ञान निरूपित किया है यहाँ विधि से आशय विषय के क्रमबद्ध अध्ययन से। सालमंड ने क्या बोला है कि इट इज द नॉलेज ऑफ लॉ। दैट इज व्हाई सालमंड हैड डिस्क्राइब्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द साइंस ऑफ लॉ। मतलब विधि का विज्ञान किसने बोला, साइंस ऑफ लॉ, सालमंड ने बोला। और क्यों, क्योंकि ये क्या है, विधि का नॉलेज तो आपको देता ही है बल्कि उसके अलावा आपको सिस्टमैटिक वे में जो नॉलेज है वो कैसे होना चाहिए ये भी आपको देता है। इसीलिए इसको साइंस ऑफ लॉ बोला सालमंड ने। ओके, चलिए, तो अगर आएगा 100 में, 100 शब्द में, तो हमको लगता है इतना इनफ है, आप लिख सकते हैं इसको। ओके, चलिए अब आगे आइए। अब यहाँ पे कुछ कुछ जो ज्यूरिस्ट हैं उनके जो अनुसार ज्यूरिस्प्रूडेंस था उसको आप देख लीजिए। जैसे एक फेमस ज्यूरिस्ट थे अल्पाइन, अल्पाइन होगा, ठीक है ना, अल्पियन, ठीक है। अब यहाँ पे उनके बुक है डाइजेस्ट, और डाइजेस्ट हैज कॉल्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो डाइजेस्ट नामक बुक जो थी अल्पियन की, उसमें विधि शास्त्र को उचित और अनुचित का विज्ञान कहा गया। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है अगर आप कंपटीशन वगैरह में जाते हो, अगर इसको डालना भी हो, लिखना हो, सालमंड ने क्या कहा विधि शास्त्र के बारे में, ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, तो साइंस ऑफ लॉ। अल्पियन ने क्या कहा, तो इन्होंने क्या कहा कि ये डाइजेस्ट है और इसमें क्या राइट है, साइंस है, ये एक साइंस है जो बताता है क्या राइट है और रॉन्ग है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस विच टेल व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। ओके, ये किसने कहा, अल्पियन ने कहा। अब यहाँ पे दूसरे फिलोसफर का भी आप जो ओपिनियंस है वो जान सकते हो रिगार्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस। जैसे सिसरो ने क्या कहा कि वाइड ज्यूरिस्प्रूडेंस हैज कॉल्ड
इट द फिलोसफिकल एक्सपेक्ट नॉलेज ऑफ नॉलेज। कह रहा है कि जो सिसरो थे उन्होंने बोला कि विधि शास्त्र की परिभाषा देते हुए उन्होंने बोला कि ज्ञान का दार्शनिक पक्ष कहा जाता है, मतलब फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, मतलब ये जो ज्ञान है जूरिस्प्रूडेंस का, ये सब्जेक्ट की फिलॉसफी बता देता है। किसी भी सब्जेक्ट का जो आत्मा होता है वो इसकी फिलॉसफी होती है। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है? फिलॉसफी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये किसने कहा था? तो सिसरो ने कहा था। ओके, चलिए ये इतना 3 लिख लीजिए। और आपके लिए अब इंग्लिश जूरिस्ट ऑस्टिन भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्टिन कॉल्ड द जूरिस्प्रूडेंट द फिलॉसफी ऑफ रियल लॉ, विधि का वास्तविक दर्शन जूरिस्प्रूडेंस को कहा किसने? ऑस्टिन ने। तो ये 4 जूरिस्ट और फिलोसोफर के बारे में आपने पढ़ लिया कि इनने क्या कहा, और इतना आप लिख सकते हैं, ये क्वाइट इनफ है। ओके, चलिए अब एक इंफॉर्मेशन पे हम चलते हैं। पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है छोटी सी। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारा बैच जो है सारथी बैच, जिसपे पहले से क्लासेस कुछ रिकॉर्डेड हैं और लाइव लेक्चर्स भी वहाँ पे आपको दिए जाते हैं, और ये सब क्लासेस भी उसी के अंडर के ही हैं जो टारगेट सेमेस्टर के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी तक अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कह लें किसी भी कारणों से नहीं कर पाए हैं और क्विक रिवीजन ऐसा करना चाहते हैं, तो आप हमारा सारथी बैच जो है टारगेट गुरुकुल का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे अपने सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, और ये 3rd सेमेस्टर के लिए भी है, जिसकी प्राइस जो है वो 449 है, 449 है। लेकिन अगर आप इस समय लेते हैं तो इस पर 30% का जो है वो ऑफ दे दिया जाएगा। इसमें अगेन वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, फिर रिकॉर्डेड आपको लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, और पीपीटी जिसके थ्रू यहाँ पढ़ाया जाता है वो सारी चीजें भी आपको यहाँ देखने मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फर्दर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि विधि शासन पर टिप्पणी कीजिए। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ये आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट में भी मिला होगा। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो वहां पे आपको रूल ऑफ लॉ जो एबी डाइसी द्वारा दिया गया है वो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। ओके, तो यहाँ भी वैसे ही पूछ रहा है कि रूल ऑफ क्या है, रूल ऑफ लॉ के इम्पोर्टेंस क्या है, क्या किसी देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है और रूल ऑफ लॉ है नहीं है, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है और विधि का शासन नहीं है, तो क्या उस देश में जो है संविधान के तहत चीजें चल पाएंगी? ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि रूल ऑफ लॉ का जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम लोग और देखते हैं। विधि का शासन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। रूल ऑफ लॉ का मतलब यही है कि अगर लॉ ऑफ द लैंड हम कह रहे हैं तो वो लॉ जो है वो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर उस देश में कोई भी नहीं है। ठीक है, और जो भी देश रूल ऑफ लॉ फॉलो करता है वो क्या करता है? अपनी विधि को सबसे ऊपर रखता है, उससे ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पद कुछ भी हो, देश की समान विधियों के अधीन और साधारण न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर है। आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही जब पढ़ा होगा तो उसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ और डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे। तो आपको इसमें ये चीजें झलक रही होंगी कि ये भी बात यही कह रहा है कि कोई भी कितना भी बड़ा इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, रिक्शे वाला हो, बिजनेसमैन हो, विमेन हो, मैन हो, वो सब क्या है? विधि के सामने बराबर हैं। विधि किसी को अपने नजर में ऊपर नहीं उठाती है, वो सबको जो है समान रूप से देखती है और सबके लिए समान न्याय का प्रावधान करती है। ठीक है, अब राष्ट्रपति से लेकर के देश का निर्धन से निर्धन व्यक्ति समान विधि के अधीन है, जो मैंने अभी बात आपको बताई, और बिना औचित्य के किसी कृत्य के लिए समान रूप से उत्तरदायी है।
इस संबंध में सरकारी अधिकारियों और साधारण नागरिकों में विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ के सिटीजन हो, ओके, आप यहाँ के सिटीजन हो, आप यहाँ के निवासी हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ अलग व्यवहार किया जाएगा और विधि का जो शासन है वो आपके ऊपर अलग तरीके से रहेगा और दूसरे ऊपर जो राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर है, उनके ऊपर अलग चलेगा। नहीं, दोनों के लिए क्या होगा, बराबर होगा, उस बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे 3 प्रिंसिपल दिए गए थे, किसके द्वारा, तो एबी डाइसी के द्वारा 3 प्रिंसिपल या 3 सिद्धांत दिए गए थे रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड। तो हम देखते हैं उसको। द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ वॉज गिवन बाई, ये जो रूल ऑफ लॉ का पूरा प्रिंसिपल है, सिद्धांत ही है ना, ये एबी डाइसी के द्वारा दिया गया था, प्रोफेसर एबी डाइसी के द्वारा, ये इंग्लैंड के थे। अकॉर्डिंग टू डाइसी देयर आर 3 फॉलोइंग प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू डाइसी देयर आर फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के भी 3 प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। अब वो क्या होते हैं हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहला कौन सा लॉ है भैया, पहला कौन सा प्रिंसिपल है, तो सुपरमेसी ऑफ लॉ और लैक ऑफ आर्बिट्ररी पावर, मतलब विधि की ही सर्वोच्चता होगी और जो मनमानेपन वाला, मनमानी शक्ति है उसका अभाव रहेगा, मतलब मनमानापन यहाँ पे अपना कोई कर नहीं पाएगा। फिर दूसरा जो सिद्धांत है वो कहता है विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के नजर में सब समान है, ठीक है। तीसरा जो सिद्धांत था एबी डाइसी का वो कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ कॉमन लॉ, तो जो संविधान है वो विधि का, संविधान सामान्य विधि का परिणाम है, ठीक है। तो ये 3 जो है, या फिर लीगल स्पिरिट की इसमें बात होती है, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, इसमें ये बात नहीं दी गई है, ठीक है। अब ये 3 चीज जो है, 3 प्रिंसिपल, ये आपको देख लेने हैं। अब रूल ऑफ लॉ आपके लिए इतना आता है तो इम्पोर्टेंट, इतना आप लिख दीजिएगा, इससे आपको एक आंसर अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है, मार्क्स ठीक मिल जाएंगे आपको। रूल ऑफ लॉ आता है तो पहले रूल ऑफ लॉ को डिफाइन कीजिए है क्या, फिर उसके बाद बताइए रूल ऑफ लॉ किसने दिया और रूल ऑफ लॉ के अंदर कितने प्रिंसिपल हैं उसको आप कर दीजिए, और अगर लॉन्ग आ जाता है तो उसको थोड़ा डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। और आप सभी लोग को बता दूं मैं कि आप सभी लोग का टाइम टेबल आ चुका है। अगर आप डीडीयू से हैं तो जो 3rd सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो 27 दिसंबर से शुरू हो रही हैं, और जो 1st सेमेस्टर के बच्चे हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं वो 2 जनवरी से शुरू हो रही हैं और 22 जनवरी तक जो है वो जा रही हैं। तो अगर आप लोग अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो ये हाई टाइम है, यू हैव ओनली 10 डेज, ठीक है। तो आप 10 डेज में क्विक रिवीजन कीजिए, चीज़ों को पढ़िए, वीडियोस को देखिए और अपना एग्जाम एकदम तैयार कीजिए, ठीक है। क्योंकि अब जो एलएलबी में पास होना लोग कहते थे आसान है, वैसा कुछ नहीं है, बैक भी लगते हैं, तो आप एकदम लीनियंट मोड में आकर के काम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फिलोसफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, दार्शनिक विधि शास्त्र क्या है भाई। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे विधि शास्त्र है क्या, अब पढ़ेंगे कि दार्शनिक विधि शास्त्र क्या है। अच्छा ये बताओ, विधि शास्त्र पढ़ने के लिए, कानून को जानने के लिए भी कानून कैसे पढ़ा जाए ये बहुत जरूरी है, तो विधि शास्त्र यही काम करता है। आप जानते हो कि एलएलबी में आप 20 से 25 सब्जेक्ट अपने पढ़ोगे लॉ करके, ठीक है। उस लॉ को कैसे आपको पढ़ना है, क्या मेथड होना चाहिए, क्या रूल्स उस पे अप्लाई होने चाहिए, ये सारी बातें आपको कौन बताता है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस बताता है, ठीक है। इसीलिए किसी भी लॉ को पढ़ना है अगर अच्छे तरीके से तो पहले आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ ले, देन आफ्टर अगर कोई आप लॉ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि ये एक फिलोसफिकल पार्ट है किसी भी लॉ का, ठीक है। तो फिलॉसफी क्या होती है, किसी भी सब्जेक्ट का आत्मा होता है फिलॉसफी। तो अगर किसी के सब्जेक्ट का आत्मा जानना है, उसकी आत्मा में आपको जाना है तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को जरूर जानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है 3rd नंबर का
कि व्हाट इज फिलोसफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, दार्शनिक विधि शास्त्र क्या है, तो जरा देख लेते हैं। कह रहा है कि फिलोसफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस समटाइम्स कॉल्ड द मोरल ज्यूरिस्प्रूडेंस, फिलोसफिकल को मोरल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कभी कभी कह दिया जाता है, स्टडीज द मोरल फाउंडेशंस ऑफ लॉ, इट इंस्पेक्ट द लॉ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स गुडनेस एंड मोरालिटी। और क्यों ऐसा बोला जाता है कि फिलोसफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम लोग कभी कभी नैतिक विधि शास्त्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि विधि जो है वो नैतिक आधारों का भी अध्ययन करता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, लॉ एंड मोरालिटी का कॉन्सेप्ट आएगा आपको, इसमें एक टॉपिक आएगा पढ़ने के लिए, उसमें लॉ एंड मोरालिटी में डिफरेंस पूछेगा, बोलेगा कि क्या लॉ जो है वो लॉ को हम लोग मोरालिटी कह सकते हैं, क्या हर एक मोरालिटी लॉ बन जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। हार्ट एंड फुलर का डिबेट आपको पढ़ने मिलेगा, पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक इसमें आगे। तो ये कहता है कि किसी ना किसी पॉइंट पे कानून का निरीक्षण होता है कि ये अच्छा है या बुरा है, और अच्छा या बुरा किस कंटेक्स्ट में, तो नैतिक कंटेक्स्ट में ये बात करी जाती है। और जहां पे ऐसी बात करी जाए वहां पे समझ लेना कि ये फिलोसफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात हो रही है कि लॉ कितना अच्छा है, कितना नैतिक है, कितना अनैतिक है। तो समझ जाना यहाँ पे क्या लगाया जा रहा है, फिलोसफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस लगाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि इसके अनुसार कानून मनुष्य के मस्तिष्क की एक उपज है। ऑब्वियस सी बात है, समाज ने ही कानून बनाए हैं, तो ये तो एकदम सत्य है कि कानून जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क की ही एक उपज है, और इसका उद्देश्य मानव को पूर्ण बनाना है। बिल्कुल। सालमन के अनुसार दार्शनिक या नैतिक विधि शास्त्र निम्नलिखित बातों से संबंधित विषय को पूर्ण बनाना है। सालमन के अनुसार दार्शनिक या नैतिक विधि शास्त्र निम्नलिखित बातों से संबंधित है। तो सालमन जी ने कहा कि ये जो भी लॉ बन रहे हैं, जो भी कानून बन रहे हैं ना, ये मनुष्य की ही उपज है, और ऐसा कोई मनुष्य अगर कोई दार्शनिक या नैतिक विधि शास्त्र बना रहा है, ठीक है, तो वो निम्नलिखित बातों पे डिपेंड होनी चाहिए, निम्नलिखित बातों को फॉलो करनी चाहिए। और नीचे उन्होंने दे दिया कि क्या क्या फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्या क्या मोरल जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है या फिलोसफिकल जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। ठीक है, पहला कह रहा है कि नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कानून के सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। कानून जो है उसमें कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन से प्रिंसिपल डाले गए हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। फिर उसके बाद तब आप उसकी फिलॉसफी आप समझ पाएंगे, तब आप उसकी मोरालिटी समझ पाएंगे। दूसरा कह रहा है रिलेशन ऑफ लॉ एंड जस्टिस, क्या जो कानून है या न्याय है इसका रिलेशन हम समझ पा रहे हैं। कानून और न्याय का संबंध भी समझना फिलोसफिकल एक एक्सपेक्ट है किसका, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का। अब आप कहेंगे कि कानून और न्याय एक ही तो होता है, नहीं, कानून न्याय एक नहीं होता है। कानून जो रूल्स रेगुलेशन है वो है, और उसको अप्लाई करके जो चीजें दी गई हैं, सिचुएशन जो क्रिएट हुआ था उसको कानून अप्लाई करके रिजॉल्व किया गया है, रेमेडीज दी गई है, क्या उसके वजह से सामने वाले को न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी चीज किसी कानून में देखा जाता है कि जो लॉ है, लॉ का जस्टिस से कोई संबंध है या नहीं है। ठीक है ना, लेट्स सपोज कि एक इंसान गाड़ी चलाते हुए आ रहा है और सामने वाला इंसान जो है वो क्या कर दे रहा है, सामने वाला इंसान पैदल वाला है और एक गाड़ी से आ रहा है, ठीक है इंसान, और क्या हो जाती है, दोनों की टक्कर हो जाती है। अब दोनों जो थे वो सही थे, दोनों की टक्कर हो जाती है। यहाँ पे क्या था, दोनों को एक केयर रखनी चाहिए थे, वो बात तो है ही, लेकिन यहाँ पे इस आदमी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, इस आदमी की डेथ हो जाती है, सामने वाले की जो पैदल चलता है।
अब कानून मान लो ऐसा रहे कि नहीं इसने तो जानबूझ के इसको नहीं मारा है, तो इसके ऊपर कोई भी केस या कॉम्पनसेशन नहीं लगना चाहिए। तो क्या ये जो कानून है ये कानून न्याय दे पा रहा है इस व्यक्ति को? नहीं दे पा रहा है ना। तो ऐसे कानून जो न्याय ना दे पाए तो फिर उस कानून का कुछ रेलेवेंस भी नहीं दिखता है। तो इसीलिए कह रहा है कि किसी भी कानून को देखते समय या पढ़ते समय ये देखना चाहिए कि न्याय और कानून का क्या संबंध बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ओके। तीसरा, न्याय की स्थापना के तरीकों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ मेथड ऑफ एस्टैब्लिश जस्टिस। मतलब कैसे हम न्याय को दिला पाएंगे लोगों को। कानून तो है, कानून सबके लिए है, लेकिन कानून को फॉलो करके किसी को न्याय दिलाने का तरीका बहुत आना जो है वो बहुत जरूरी होता है। और यही कह रहा है, ये है फिलॉसफी लॉ की। ठीक है, चलो अब जो हमारा चौथा प्रिंसिपल है वो कहता है क्या कि डिटरमाइनिंग द एरियाज ऑफ जस्टिस एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ। ये भी डिटरमाइन करना पड़ेगा कि जो एरिया है न्याय का और उसके तथ्य का, सब्जेक्ट मैटर का, वो क्या है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। पांचवा जो सिद्धांत है वो कह रहा है कि विश्लेषणात्मक पद्धति के मूलभूत सिद्धांतों के नैतिक महत्व का परीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ इथिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द बेसिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल मेथड। मतलब एनालिटिकल मेथड लगा करके ये देखा जाएगा कि जो कानून है वो क्या इथिकल इंपॉर्टेंस रखता है कि नहीं है, उसमें एथिक्स है या नहीं है। ये भी जो है वो चेक करना किसके अंडर में आता है, तो फिलोसफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आता है। फिलोसफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये सारी बातें जो है वो डिस्कस करी जाती हैं, देखी जाती हैं, ये 5 प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। ओके, चलिए, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। हालांकि ज्यूरिस्प्रूडेंस थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना ही है। 1 मिनट, ठीक है। चलिए, अब जो आ गया 4th नंबर का क्वेश्चन, वो कह रहा है नेचुरल लॉ क्या है, प्राकृतिक विधि क्या है, उसको डिफाइन कर लो। आपने बहुत सुना होगा नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस, ठीक है, बात सुना होगा। प्राकृतिक न्याय, वही आपसे पूछ रहा है कि प्राकृतिक न्याय क्या है, प्राकृतिक विधि क्या है, नेचुरल लॉ क्या है, इसको आप परिभाषित कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। Jurists are not unanimous regarding the definition of natural law, and they have defined it according to their respective beliefs. However, almost all jurists agree that being able to adapt to new changes is the best quality of natural law, because the basic assumption underlying it is that society is always changing and will remain so. अच्छा देखो भाई, इसमें बात कह रहा है चेंज की, कि लॉ को जो है वो चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो सोसाइटी है, सोसाइटी के चेंज के अकॉर्डिंग, और सोसाइटी का नेचर चेंज हो रहा है और उस अकॉर्डिंग लॉ जो है चेंज नहीं होगा तो उस पुराने लॉ के रहने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी रेलेवेंस नहीं निकलता है। इसीलिए समय समय पे आपको चीजें अमेंडेड होते हुए भी दिखेंगी, क्योंकि सोसाइटी के ही जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होगी वैसे वैसे लॉ भी हमारे एनहांस्ड होते जाएंगे। तो हालांकि सभी विधि शास्त्री जो है, इनका प्राकृतिक जो विधि की परिभाषा देने का तरीका है या फिर मत है वो एक नहीं है। कोई दो मिलके जो विधि शास्त्री है ये नहीं कहते कि पर्टिकुलर यही एक डेफिनेशन जो है वो नेचुरल लॉ का होगा। सबका अपना अलग अलग मत है प्राकृतिक विधि को लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पे हालांकि सारे जितने भी जूरिस्ट बोले हैं, डेफिनेशन इसका दिए, उन्होंने सबने सपोर्ट किया है कि जो लॉ है, नेचुरल लॉ है, वो क्या है, परिवर्तनीय है, एडप्टनीय है, यानी अनुकूलित है, अडॉप्ट करने वाली चीजें हैं। यानी नई चीजें सामने आ रही हैं तो आप उसको वेलकम कीजिए। ऐसा नहीं है कि नहीं ये ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत लोग होते हैं, पर्सनालिटी होती है कि अपने आप को ही वो सही समझते हैं, सामने वाली बातों को मतलब वेलकमिंग नेचर उनका नहीं होता।
वो अपना थॉट में इतने बंधे होते हैं कि सामने वाले की बात ही नहीं सुनना चाहते। तो ऐसा लॉ होगा तो दिक्कत होगी ना, यहाँ तो पूरा देश चलाना है। तो सारे जितने भी विधि शास्त्री थे, भले ही उन्होंने परिभाषा अलग अलग दी नेचुरल लॉ की, लेकिन ये बिल्कुल एक सहमत रहे कि नए परिवर्तन जितने भी हैं, स्वयं को अनुकूलित करना प्राकृतिक विधि का सर्वश्रेष्ठ गुण है। अगर कोई गुण पूछे कि नेचुरल लॉ क्या क्या है, तो जो भी नए परिवर्तन हो रहे हैं सोसाइटी में और सामने से जो भी चीजें निकल के आ रही हैं, उसको एडॉप्ट करना ही, उसको अनुकूलित करना ही क्या है, प्राकृतिक विधि का एक सर्वश्रेष्ठ गुण है। ओके, चलो, तो ये आप इसको लिख देंगे। अगर चाहें तो डिफरेंट जूरिस्ट की जो है वो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोहेन की डेफिनेशन है यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक्सप्लेन द जनरल एंड पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। ये भी कॉन्सेप्ट है। अभी तक तो जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे थे, अब उसमें भी कैटेगराइजेशन हो गया। और कैसा कैटेगराइजेशन, एक सामान्य और एक विशिष्ट, एक जनरल और एक पर्टिकुलर। तो चलिए देखते हैं इसमें सामान्य विधि शास्त्र यानी जनरल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। हिंदी में ज्यादातर आज क्लासेस आपकी चल रही हैं और इंग्लिश वाले भी यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य विधि शास्त्र का मतलब है विधि का ऐसा विज्ञान जो किसी एक खास जगह तक ही सीमित ना हो। ध्यान से सुनना, सामान्य विधि शास्त्र ये होता है कि विधि का ऐसा ज्ञान, लॉ का ऐसा नॉलेज जो सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित ना हो, बल्कि पूरे जगह फैला हो, हर जगह फैला हो, वो एक्सटेंड करे। ठीक है, हर जगह पाया जाए। यह अलग अलग समुदायों में पाए जाने वाले कानूनों की अलग अलग पद्धतियों का विज्ञान है। यह सार्वभौमिक किसी का मतलब किस्म का होता है। ये जो सामान्य विधि शास्त्र होता है ना, ये सबके लिए यूनिवर्सल होता है, एक होता है। इसमें विशेष या फिर स्पेशल कह लें, स्पेशल या स्पेसिफिक कोई कैटेगराइजेशन नहीं होता है। यानी कि सामान्य विधि शास्त्र में सबके लिए चीजें बराबर होती है, यूनिवर्सल होती है, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, किसी भी क्षेत्र में हो। और कानून की विभिन्न व्यवस्थाओं का लेखा जोखा लेता है, इसीलिए इसे शुद्ध या सार्वभौमिक विधि शास्त्र कहता है। और ये क्या करता है कि ये अकाउंट्स, मतलब विधि में क्या चीजें चल रही हैं, ये कहीं का भी लॉ जो है वो उठा करके देखेगा और उसमें उसका लेखा जोखा लेगा कि क्या ये जो विधि है ये ठीक है कि नहीं है। उसका लेखा जोखा लेने का काम ये सामान्य विधि शास्त्र जो है वो करता है। ओके, पर्टिकुलर क्या, वही किसी क्षेत्र विशेष के लिए कोई ऐसा विधि शास्त्र, कोई ऐसा जूरिस्प्रूडेंस जो किसी स्पेसिफिक विशेष क्षेत्र के लिए बनाया गया हो, वो पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विधि शास्त्र वह विज्ञान है जो एक विधान विशेष का अध्ययन करता है। ठीक है ना, मतलब जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस है दैट स्टडीज अ पर्टिकुलर लॉ। वो लॉ क्या है, लॉ को पढ़ने का अध्ययन जो है वो क्या है, जूरिस्प्रूडेंस है। ठीक है, the science of studies a particular law is known as the jurisprudence, which it is of the present and past, जो present के लिए भी हो सकता है, past के लिए भी, जो बीत चुका है उसके लिए भी हो सकता है। Its scope is limited to a particular nation only। वही कह रहे थे हम कि जो स्पेशल जूरिस्प्रूडेंस है वो किसी एक नेशन के लिए हो सकता है, यानी कि विशेष क्षेत्र, विशेष देश के लिए हो सकता है, विशेष राज्य के लिए हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो जनरल है वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही समान जो है वो साइंस ऑफ लॉ है। ठीक है, और उसको वैसे ही पढ़ा जाता है और ये सार्वभौमिक है, सभी के ऊपर यूनिवर्सल अप्लाई होता है। ऐसा कोई स्पेशल जगह नहीं है जहां ये अप्लाई होगा। लेकिन विशिष्ट विधि शास्त्र में
इसका कोई एक स्पेसिफिक एरिया होता है, नेशन होता है जहां पे इसको फॉलो किया जाता है। और लॉ के पढ़ने के तरीके का ये क्या है, विज्ञान है। उस जगह के लॉ को कैसे पढ़ना चाहिए वहां का ये विज्ञान है। ओके, और ये पास्ट और प्रेजेंट पे जो है वो काम करता है। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसको यानी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस को नेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। कह रहा है कि द फील्ड ऑफ जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज वाइडर देन द फील्ड ऑफ स्पेसिफिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। ऑब्वियस सी बात है, जो पूरे वर्ल्ड के लिए होगा ज्यूरिस्प्रूडेंस, जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस, वो बड़ा होगा, वाइड होगा। लेकिन जो पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस होगा वो किसी एक नेशन के लिए है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस थोड़ा कम वाइडर होगा, छोटा होगा। किससे होगा, तो जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग इसको एक बार पढ़ने के बाद और इस पीपीटी को देखोगे तो चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी। कुछ ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं समझ में आएगा। हाँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जो पहले मेरी क्लासेस देख चुके हैं ऐप पे उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा ये। अब कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय जस्टिस अकॉर्डिंग टू द लॉ। मतलब विधि के अनुसार न्याय से क्या तात्पर्य है, विवेचना कीजिए। मैंने न्याय और कानून में डिफरेंस आपको बता दिया था ना इसके पहले किसी क्वेश्चन में, उसी से फिर क्वेश्चन पूछा है और कह रहा है कि विधि के अनुसार न्याय क्या है ये आपको बताना है। विधि के अनुसार यानी लॉ के अनुसार व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज मीन्ड बाय जस्टिस, ये आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है आपके लिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि विधि के अनुसार न्याय का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के अधीन है। ऑब्वियस सी बात है, अधीन है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ हमने देखा, सुपरमेसी ऑफ लॉ देखा, उसके अधीन जो प्रिंसिपल है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी हैसियत कुछ भी हो विधि के अधीन है, अर्थात उसे न्याय विधि के अनुसार ही मिलता है। लॉ के अकॉर्डिंग ही उसको न्याय मिलता है, हेंस प्रूफ्ड। यह सिद्धांत रूल ऑफ लॉ एवी डाइसी ने विधि शास्त्र के सिद्धांत की तरह है। कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता, नेचुरल जस्टिस। ठीक है, बोथ पार्टी मस्ट बी हैड नेचुरल जस्टिस। ठीक है, रेशियो डेसिंडाई नेचुरल जस्टिस। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इस सिद्धांत को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समाहित किया गया है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आप देख रहे हैं ना, इक्वालिटी, न्याय के सामने सब बराबर है, समता का अधिकार रूल ऑफ लॉ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार, ये भी रूल ऑफ लॉ में आपको दिख रहा है कि लॉ के सामने सब बराबर है। ठीक है, इसी तरह और भी आप अनुच्छेद अगर देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ सही में यहाँ पे विधि का शासन है। हमारे इंडिया में भी क्या है, विधि का शासन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि ठीक हो गया। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लॉ इज अनसर्टन एंड सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज लीगल मिथ। कह रहा है कि विधि अनिश्चित है और विधि का निश्चितता एक कल्पना मात्र है। ठीक है, व्याख्या कीजिए। कह रहा है कि जो लॉ है ना वो अनिश्चित है, लॉ इज अनसर्टेन। ठीक है, अनिश्चित है, एंड सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज लीगल मिथ। एक मिनट, क्वेश्चन आप पूरा देख लीजिए पहले।
क्यों नहीं आ रहा है? हाँ आ गया, चलिए। क्या कह रहा है कि विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक कपोल कल्पना है। व्याख्या कीजिए। कौन कहता है विधि निश्चित है? ठीक है, विधि जो निश्चित है कहता है ये बहुत बड़ी मिथ है। विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक कपोत यानी कि लीगल मिथ है। विधि अनिश्चित है, लॉ इज अनसर्टेन, ये बात सही कह रहा है। और दूसरा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि ये एक मिथ है कि लॉ जो है वो सर्टेन है। ये निश्चित लॉ कुछ नहीं होता, बल्कि लॉ जो है वो अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए, क्या कह रहा है? विधि अनिश्चित है या निश्चित, यह एक तर्क का विषय है। आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई, लॉ जो है वो निश्चित है, हमेशा ही वही रहेगा, या फिर अनिश्चित है, उसमें कुछ चेंजेस भी होंगे? तो मैंने इस लेक्चर में आपको पहले ही बताया है कि लॉ अगर निश्चित रहेगा तो उस लॉ का रेलेवेंस ही खत्म होकर जाएगा। अकॉर्डिंग टू द नीड एंड चैलेंजेस अमॉन्ग द सोसाइटीज, ठीक है, या बिफोर द सोसाइटी, हमारे लॉ को जो है वो चेंज होना होता है, तभी उस लॉ को रेलेवेंस जो है वो बन पाती है, या वो लॉ रन कर पाता है, वरना नहीं, वो खत्म ही हो जाता है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो विधि अनिश्चित है या निश्चित, यह एक तर्क का विषय है। बिल्कुल तर्क का विषय है। विधि अनिश्चित है, ये कह रहा है, अपना तथ्य बोल दिया ये कि विधि अनिश्चित है, अपनी लाइन बोल दिया। इस मत के समर्थन में हम यह कह सकते हैं कि विधि निश्चित है या अनिश्चित, यह तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। विधि अभी अगर अभी कोई कहे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, वो इस स्थिति में निश्चित है, परिस्थितियां अगर कह रही हैं अनिश्चित है, तो ठीक है। अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं कि हाँ ऐसा नीड लग रहा है कि हमको कुछ नई चीजें लानी है, अमेंड करनी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप कहेंगे कि नहीं, परिस्थितियां ऐसा कह रही हैं कि विधि जो है हमारी, जैसे बीएनएस ही हो गया, ठीक है ना, बीएनएस पहले आईपीसी था, अभी बीएनएस है, तो परिस्थितियां जब आईपीसी रही होंगी उस समय ये डिमांड हो रही होगी ना कि भैया इसमें कुछ चेंज करना है, तो आईपीसी को हटा करके बीएनएस लाया गया। तो ये तो नहीं कह सकते कि आईपीसी हट ही नहीं सकता, वो निश्चित था, नहीं। तो विधि जो है निश्चित है या अनिश्चित, ये परिस्थितियां डिसाइड करती हैं। ओके, जैसे एक अपराधी व्यक्ति कोई अपराध करता है, उसे उस विधि के अंतर्गत न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता है, ठीक है। मान लो किसी के ऊपर आरोप लगा है किसी भी ऑफेंस का, किसी भी अपराध का, तो उसमें ट्रायल वगैरह चलता है और न्यायालय उस पर विचारण अपना करता है। उस अपराधी को विभिन्न न्यायालय द्वारा विचारित किए जाने पर उसका परिणाम भिन्न भिन्न होता है। अब वो मान लो कि सीजीएम कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जा रहा है तो कुछ और वो बोल रहे हैं, फिर सेशन कोर्ट में जा रहा है कुछ और बोला जा रहा है, हाई कोर्ट में वो जा रहा है कुछ और बोला जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग भिन्न भिन्न परिणाम उसका देखने को मिलता है। हो सकता है भिन्न भिन्न मिले, हो सकता है सेम भी मिले। अर्थात विधि का प्रभाव सदैव एक जैसा नहीं होता है। लॉ का इंटरप्रिटेशन आप कुछ और कर सकते हो, मैं कुछ और कर सकती हूँ, लेकिन फाइनल इंटरप्रिटेटर किसको माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, क्योंकि वो गार्जियन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि जो विधि है वो सच में क्या है? अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। और ये कैसे पता चलेगा? परिस्थितियां बताएंगी कि वो विधि अभी अनिश्चित है या निश्चित है, सर्टेन है या अनसर्टेन है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे विधि का दमन एक साधन है, व्याख्या कीजिए। लॉ इज द सेपरेशन। अब ये आप एक बार रीड आउट कीजिएगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। नंबरिंग इसका शायद 9वां है। कह रहा है कि जो न्याय शास्त्र है ना, वो आंख है किसकी? लॉ की। विधि शास्त्र जो लॉ है, विधि है, उसकी आंखें हैं। अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है कैसे। मैंने बोला ना कि अगर आपको
को कोई सब्जेक्ट लॉ का पढ़ना है, विधि शास्त्र पढ़ करके आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो आप उस सब्जेक्ट की आत्मा को, सोल को जान पाएंगे। उसी से ये क्वेश्चन उठा करके दे दिया है कि जूरिस्प्रूडेंस है वो किसी भी विधि का क्या है, आंखें हैं, आंखें खोल देती हैं। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस जो है वो लॉ जो है पढ़ने के लिए आंखें खोल देती हैं। जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, इसको एक्सप्लेन कीजिए। अब यहाँ देखिए क्या कहते हैं कि लास्की ने विधि शास्त्र को विधि का नेत्र कहा। अब इससे वन लाइनर अगर क्वेश्चन पूछा आपसे तो पूछ सकता है कि आई ऑफ लॉ किसने बोला था विधि शास्त्र को, जूरिस्प्रूडेंस को, तो आप सीधे कहेंगे कि लास्की ने बोला था। अर्थात विधि के अध्ययन में विधि शास्त्र का वही महत्व है जो मानव शरीर के लिए आंख का है। कितना बड़ा स्टेटमेंट लास्की ने दिया कि जो विधि शास्त्र है, जूरिस्प्रूडेंस है, इसका मतलब वही है जो पूरे मानव शरीर में, मानव शरीर की आंख होती है ना, आंख, वो क्या है, जूरिस्प्रूडेंस है। आंख से हम चीजों को देख पाते हैं, आंख से बहुत चीज देख के समझ भी पाते हैं। आंखें हमारे पूरे शरीर में सबसे, कह ले वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन दुनिया देखने के लिए, चीजों को समझने के लिए आंखें बहुत जरूरी हैं। इसी तरह अगर विधि आपको समझना है, पढ़ना है, तो जूरिस्प्रूडेंस उसमें आंख बन के जो है आंख का किरदार या भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये चीज लास्की ने कही थी। अब यहाँ आगे देखिए, विधि शास्त्र विधि की ऐसी कुंजी है, कैसी कुंजी है भाई, जो उसके भीतर छुपे रहस्यों को खोलकर सामने रख देती है। मैंने बोला ना कि किसी को भी अगर समझना है तो उसके दिल में उतर जाओ, उसकी आत्मा को समझ लो। यही तो जूरिस्प्रूडेंस करता है। जूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, कानून की आत्मा को समझ लेता है। ठीक है, भीतर उसके छिपे हुए रहस्य को जान जाता है। विधि के अध्ययन के लिए विधि शास्त्र वही कार्य करता है जो भाषा के अध्ययन के लिए व्याकरण शास्त्र करता है। आपको अगर भाषा पे पकड़ चाहिए ना, तो क्या आप पढ़ते हो, ग्रामर पढ़ते हो। इंग्लिश है तो ग्रामर पढ़ रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, हिंदी है तो हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी भाषा पे पकड़ हो जाए। जिसका व्याकरण अच्छा होता है, इंग्लिश का ग्रामर अच्छा होता है, उसका लैंग्वेज ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। इसीलिए अगर आप भाषा पे पकड़ रखेंगे और उसी सब्जेक्ट की आत्मा को जानने की कोशिश करेंगे, तो आपका सब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा और उस पर आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। ठीक है, अधिवक्ता, न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ तथा विधायक, प्रशासक आदि के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विधि के विद्यार्थियों के लिए। देखो भाई, सबको अच्छे से चीजें समझ में आनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि जूरिस्प्रूडेंस केवल हमारे लिए बना है, नहीं, वो सबके लिए बना है। साइंस का स्टूडेंट है, उसको भी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है उसकी आत्मा को वो समझेगा, तभी वो साइंस को समझ पाएगा अच्छे से और अपने जीवन में उतार पाएगा। इसी तरह जो अधिवक्ता है, न्यायाधीश है, राजनीतिज्ञ है, इन सबको विधि शास्त्र जो है वो समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं है, सबके लिए है। ठीक है, कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी आत्मा को जान जाएंगे तो आप उसमें परिपक्व हो जाएंगे, आप उसकी ज्ञान को पूरा अपने अंदर समाहित कर लेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, तो लास्की ने इसीलिए इसको आई ऑफ लॉ कहा था। अब चलिए आगे क्या कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए वर्तमान में, आगे देख लीजिए कि भारत में वर्तमान में पारित दहेज निरोधक अधिनियम, मतलब कि एंटी डाउरी जो लॉ बनाया गया है, एंटी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ बनाए गए हैं, एंड द सिस्टम रिलेटेड टू फी एंड फेयर एड, जो विधिक सहायता है, अनुच्छेद 39A का जो क क्लॉज कहता है, पुअर, जिसमें नालसा, डालसा, सालसा, ये सारी चीजें आती हैं। Poor, various laws made for the protection of women and children, etc., can be called priceless gift to the functional jurisprudence. इसको हम कह सकते हैं कि विधि शास्त्र, जितने भी कानून है ना, ये विधि शास्त्र को क्रियात्मक बनाने के लिए या क्रियात्मक करने के लिए एक अनमोल जो है वो भेंट है या देन है, ये सब लॉ। ओके, अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। सोशल सॉलिडेरिटी जो है वो क्या है? सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट देख लो कि सोशल सॉलिडेरिटी दिया किसने था, तो ये दिया था डगिट ने, ठीक है, जिसका मतलब होता है सोशल इंटीग्रेशन, सब लोग एक साथ मिलकर के आते हैं। इसका देख लेते हैं मतलब कि अकॉर्डिंग टू डगिट the supreme goal of the society is that humans should be moved toward a happy life with each other's cooperation। ठीक है, डगिट का जो सोशल सॉलिडेरिटी का सिद्धांत था वो ये कहता था कि सभी लोग समाज का सर्वोच्च लक्ष्य यह होना चाहिए, यह है कि मनुष्य एक दूसरे के साथ सहयोग से सुखमय जीवन की ओर आगे बढ़े। और जब किसी देश में पीस रहेगी, ठीक है ना, पीस रहेगी, हार्मनी रहेगी, तो वो देश ऑटोमेटिकली जो है वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ पाएगा और देश को आगे बढ़ा पाएगा। ठीक है, तो सोशल सॉलिडेरिटी डगिट का सिद्धांत, इसको आपको जितना भी क्वेश्चन यहाँ बताया गया है उसको आप एक बार रीड कर लेंगे। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी किसने दी थी? तो भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी जो है हॉब्स ने दी थी। हॉब्स ने, इसको आपको देख लेना है, ये देखता है, ठीक है। उसके बाद 12 क्वेश्चन है। अब ये जो पीपीटी है, ठीक है, यहाँ तक है आपका 12 क्वेश्चन। इसमें जितना भी डिस्कशन कराया है इसको आप देख लेते हैं तो जरूर आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में तो देखने को मिलेंगे ही, जिनका ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है पेपर आने वाला है। ठीक है ना, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग, ये तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।